अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकॉनमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, मार्केट की बात करेंगे। आज वीक का आगाज़ है। 1,09,970 पॉइंट्स के ऊपर मार्केट ने क्लोजर किया। इट मींस के 900 अबव एंड देयर अबाउट पॉइंट्स का इजाफा देखा गया और ये भी देखा जा रहा है कि मार्केट के नंबर्स डे बाय डे स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। इन स्ट्रॉन्गनेस ही या हम कह सकते हैं कि इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन के जो सेंटिमेंट्स हैं या फिर जो उनका एक हम कह सकते हैं एंथुसियास्टिक एनर्जेटिक परफॉर्मेंस है वो तमाम मार्केट को फुली इन्हांस करते हुए दिखाई दे रहा है। तो मार्केट के अंदर एक डिमांड है, मार्केट के अंदर एक चार्म है, मार्केट के अंदर डे ट्रेडर्स की पार्टिसिपेशन है और वो नंबर्स हमें डेली बेसिस पे सामने दिखाई दे रहे हैं। साथ साथ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के हवाले से बात करेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब के इनिशिएटिव्स और ख़ासकर जो कि टाइमली डिसीजन से गवर्नमेंट की जानिब से लिए गए इकोनॉमी की बेटरमेंट के लिए, वो तमाम चीज़ें वाज़ेह तौर पर सामने आ रही हैं, जिसमें कुछ चीज़ें हैं आपके सामने रखना ज़रूरी है। उसमें अगर हम बात करें एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ के फंड्स के हवाले से, तो ये फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री है कि 3 ट्रिलियन रुपीस क्रॉस किया है इसने। ये भी एक हम कह सकते हैं माइलस्टोन है जो कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी से फर्स्ट टाइम ये अचीवमेंट की है। साथ साथ अगर बात करें हम तो एक बॉडी फॉर्म हुई है टैक्सेस के हवाले से बैंक्स को टैक्स करने के लिए और उनके प्रॉफिट्स को, तो ये भी एक हम कह सकते हैं डेवलपमेंट है। और साथ साथ अगर आप जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते तो उसमें रिफॉर्म्स को रूल आउट नहीं किया जा सकता। तो रिफॉर्म्स के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के जो एक हम कह सकते हैं टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू को बैंक्स को टैक्स करने के लिए ये एक इनिशिएटिव लिया गया है। साथ साथ नेप्रा के हवाले से भी एक इनिशिएटिव है। विंटर पैकेज नेप्रा ने अनाउंस किया है और इस पैकेज के अंदर तकरीबन हम कह सकते हैं कि 26.07 पर यूनिट जो है वो रुपये पड़ जाएंगे। इंडस्ट्रीज़ के लिए बड़ा अच्छा पैकेज होगा। जो 3 महीने के लिए रिलीफ पैकेज है ये भी एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट का हिस्सा है। साथ साथ हम बात करें तो आईपीपीज़ के लिए एक न्यूज़ है कि आईपीपीज़ के लिए जो एक 2 पेमेंट सिस्टम्स बनाए गए हैं, 2 फार्मूलाज हम कह सकते हैं कि निकाले गए हैं। एक तो लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट है यानी कि लाइबर, और दूसरा हमारे पास सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट्स जो कि सोफर कहलाता है। ये दोनों हम कह सकते हैं फार्मूलाज नेप्रा ने रखे हैं आईपीपीज़ के आगे। तो लेट्स सी कि आईपीपीज़ किधर निगोशिएट करते हैं और इन फार्मूला में से कौन सा फार्मूला कामयाब होता है। लेकिन अब तक की जो हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं उसके हवाले से इन्फ्लेशन कम हो चुकी है, 4.9% पे आ चुकी है। बावजूद इसके कि इन्फ्लेशन सबसे कम हो चुकी है, लेकिन अभी भी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी ये है कि इन्फ्लेशन को किसी ना किसी तरीके से मजीद कम किया जाए और आवाम को जो अशिया खुर्दनोश की कीमतें हैं उसमें जो है वो रिलीफ किया जाए। सो आज हम इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मार्केट हाइलाइट्स देखते चलते हैं। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस क्या रही इंटरनेशनली और साथ साथ हमारे पास जो रेट्स हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन 100 इंडेक्स परफॉर्मेंस। हमारे पास 100 इंडेक्स परफॉर्मेंस मौजूद है। ओपन हुई मार्केट 109,053.95 के लेवल पर मार्केट की ओपनिंग हुई। साथ साथ हायर साइड पे मार्केट गई 1,10,358.85। लोअर वाज 1,07,625.91 जो कि हम कह सकते हैं मार्केट ने डिप लिया था इन द मॉर्निंग और फाइनली क्लोजर रहा 1,09,970.38 का, यानी कि 916.43 का इजाफा इन अ सिंगल डे देखा गया। और ये सिंगल डे की परफॉर्मेंस ऐसी दिखाई दे रही है कि मार्केट के नंबर्स डे बाय डे स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पे डिटेल डिस्कशन भी करेंगे। मार्केट के एक हम कह सकते हैं कि जो गुडविल जेस्चर है वो प्रिवेल हो रहा है। एक एशियन मार्केट्स डिप ले रही हैं लेकिन हमारी मार्केट अपर साइड पे ही जाते हुए दिखाई दे रही है। वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल। आज के डिस्कशन के लिए पैनल हमारे पास मौजूद है। उनको खुशामदीद कहते हैं। जफर बख्तावरी साहब ने ज्वाइन किया है हमें। आप बिजनेसमैन हैं, एनालिस्ट भी हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी वार्म वेलकम। तारिक जदून साहब भी अब से कुछ देर बाद हमें ज्वाइन करेंगे। आप हैं वाइस प्रेसिडेंट FPCCI के और साथ साथ हमारे साथ स्काइप पे मौजूद होंगे खालिद तवाब साहब, आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको भी हम खुशामदीद कहेंगे। मैं ज़फ़र साहब से प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करूँगी। ज़फ़र साहब, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के हवाले से बात हो रही है। ख़ासकर हम देख रहे हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। एक स्टेबल गवर्नमेंट, एक हम कह सकते हैं वो पावरफुल स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट जो फैसले भी कर रही है, जो इनिशिएट भी कर रही है, जो बेटरमेंट की तरफ लेके जा रही है। और साथ साथ हम उन पॉलिसीज़ के हवाले से बात करें, चाहे वो विंटर का पैकेज देना हो या वो इन्फ्लेशन में कमी करना हो, तो कैसे दिखाई दे रहे हैं ऑल रिफॉर्म्स और ऑल जो एक स्टार्टिंग जो एक हम कह सकते हैं बूस्ट लगा है इकोनॉमी को। थैंक यू वेरी मच नताशा। सबसे पहली बात यह है कि जो स्टॉक एक्सचेंज होता है वो एक किसी भी मुल्क की इकानमी का नर्व सेंटर होता है और वो नर्व सेंटर जो होता है वो मुल्क की इकानमी के ऊपर इंडिकेशन देता है कि भाई इस वक्त पाकिस्तान की इकानमी या किसी भी मुल्क की इकानमी कैसी है। और ये पारे की तरह होती है, जैसे टेम्परेचर कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है।
اور اللہ کے فضل و کرم سے پچھلے جب سے موجودہ حکومت آئی ہے اور اس سے پہلے جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی تھی تو اس کے تسلسل جو ہے وہ ایک چل رہا ہے، اور اس تسلسل میں جو ہماری سٹاک مارکیٹ ہے اس کے انڈیکیٹر اور پاکستان کے جتنے بھی اکنامک انڈیکیٹر ہیں وہ مسلسل اپ جا رہے ہیں، اور یہ انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ بھی سٹیبل ہے، اور اسی سٹیبلٹی کی وجہ سے اس کے اثرات جو ہیں وہ پاکستان کی اکانومی پر بھی مرتب ہو رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو موجودہ حکومت ہے اس نے جس طریقے سے پاکستان کی اکنامک مینجمنٹ کی ہے، دیکھیے پاکستان کا سب سے بڑا بحران جو ہے نا، اگر آپ پوچھتے ہیں مجھ سے کہ پاکستان کے اصل خرابیوں کی جڑ کیا ہے، پاکستان کے اندر وسائل ہیں، ہر چیز موجود ہے، اگر کوئی چیز لیک کرتی ہے تو وہ مینجمنٹ ہے۔ ہم نے پچھلے 75 سالوں میں پاکستان کی جو مینجمنٹ ہے اور اس میں اسپیشلی جو اکنامک مینجمنٹ ہے اس کو ہم نے صحیح طریقے سے پراپر طریقے سے اس کو مینیج نہیں کیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سر اب پچھلے تو وقت آ گیا ہے نا، اب تو مینجمنٹ کے حوالے سے یا جو ایک ہم کہہ سکتے ہیں پرٹیکولرلی آپ نے کہا کہ جو ایک ایڈمنسٹریشن پوائنٹ آف ویو ہے اسی کو ڈسکشن یا اسی کو ہی صحیح سے ریفارمز کی طرف لایا جا رہا ہے۔ وہی میں بات کر رہا ہوں کہ ابھی جو ہماری مینجمنٹ ہے پچھلے سال 1.5 سال سے وہ بڑی صحیح سمت میں جا رہی ہے، اور جس کی وجہ سے آپ دیکھیں، جس کی آپ نے ابھی تمام باتیں بتائی ہیں کہ انفلیشن جو ہے وہ کم ہو گئی ہے، مہنگائی کم ہو گئی ہے، 33% سے 4.9 پہ آ گئی ہے، ڈالر جو ہے وہ سٹیبل ہے، بالکل اپنی جگہ پہ جم گئے ہیں اس کے پاؤں، اور مجھے تو یہ امید ہے کہ جس طریقے سے اس سال کی ہماری جو ایکسپیکٹیشن ہے کہ ہماری جو فارن ریمیٹنس ہے وہ 35 بلین ڈالر ہوں گی، اور ہماری جو ایکسپورٹ ہے وہ بھی 35 بلین ڈالر انشاءاللہ ہوں گی۔ اگر یہ دونوں چیزیں 70 بلین ڈالر پاکستان کے انجیکٹ ہوتے ہیں پاکستان کی سسٹم میں، اکانومی میں، تو ڈیفینیٹلی ڈالر جو ہے مجھے امید ہے کہ یہ 250 پہ آئے گا اور اس کو آنا چاہیے۔ تو یہ سارے انڈیکیٹر جو ہے، اس سے مہنگائی مزید کم ہوگی، سرمایہ کاری مزید بڑھے گی، لوگوں کا کانفیڈنس بحال ہوگا، سرمایہ کاری ہوگی، بے روزگاری جو ہے جو تیزی سے بڑھ رہی تھی پچھلے کئی سالوں سے وہ ختم ہو جائے گی، اور انڈسٹریلائزیشن کا پروسیس جو ہے، جب آپ کا جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ بھی 15% ہے، اس کو فوری طور پر 9 پہ آنا چاہیے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ بجلی کے جو ریٹس ہیں، جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا کہ آئی پی پیز کے ساتھ جو سسٹم نیگوشیٹ ہو رہا ہے وہ ایک منطقی نتیجے کی طرف جا رہا ہے، تو اس کے بعد بھی انشاءاللہ یہ الیکٹریسٹی بھی 9 سینٹ پہ آ جائے گی، اور یہ جو ونٹر پیکیج آیا ہے اس کے بھی اثرات ڈیفینیٹلی ہماری اکانومی پر مثبت مرتب ہو رہے ہیں اور ہوں گے۔ تو یہ ساری چیزیں انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ پاکستان بڑی تیزی کے ساتھ ایک بہت ہی درست سمت کے اندر آگے بڑھ رہا ہے، لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ یہ ضرور یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارا جو دشمن ہے ہمارے سراؤنڈنگ میں، وہ اس کو یہ چیز بالکل اس کو سمجھ نہیں آ رہی، اور وہ پریشان ہے، اور وہ پاکستان کی اکانومی کو ڈسٹرب کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایڈونچر کر سکتا ہے، اس کے لیے بھی ہمیں بڑے جو اپنی نظر۔ میں آپ سے اس کو انٹرپٹ کر کے ایک سوال ہی پوچھنا چاہتی ہوں کہ دھرنا یا پروٹیسٹ یا ابھی اتنی زبردست چلتی ہوئی اکانومی کے پہیے کو روکنا، یہ کیا کوئی سینسیبل چیز تو نہیں ہے؟ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ دیکھیے میں چونکہ میں ایک ریٹیل بزنس سے میرا تعلق ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی اس طرح کی سرگرمیاں ہوتی ہیں تو ڈیفینیٹلی جو ہمارے جو ہے نا جو ڈیلی ایکسپینڈیچر ہیں بزنس مین کے وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، دیہڑی دار مزدور جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے، اور اس طرح سے پوری کی پوری اکانومی جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے، اور جو اکانومی جس طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے، اگر اس کو مزید ڈسٹرب کیا گیا اور اس کے حوالے سے کوئی بھی نیگیٹیوٹی کریٹ کی گئی تو یقیناً یہ جتنی کوئی ہم نے مثبت پیش رفت کی ہے پچھلے 1 سال کے اندر، وہ ساری کی ساری جو ہے اس کو برباد کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی اس ملک میں رہنی چاہیے، اور یہ جو کلچر ہے مطلب کہ ڈسرپشن کی پولیٹیکلی، مطلب کہ پارلیمنٹ کے اندر اگر کسی کو کوئی شکایت ہے تو پارلیمنٹ کے اندر اپنی آواز بلند کرے، پارلیمنٹ کے اندر اپنی وائس کو ریز کرے، اور پوری قوم اس آواز کو پارلیمنٹ کے ذریعے سن سکتی ہے۔ بالکل آپ نے صحیح فرمایا۔ ابھی ہمیں طارق جدون صاحب نے بھی جوائن کیا ہے، ان کو میں ویلکم کروں گی۔ سر ویری وارم ویلکم۔ سر کیا کہیں گے اکانومک کنڈیشن، خاص کر ہم دیکھ رہے ہیں انفلیشن میں کمی دیکھی گئی، ساتھ ساتھ اوورآل ہم کہہ سکتے ہیں ریفارمز کی بات ہو رہی ہے جس میں ٹیکسز بھی ہیں، اور جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک
ہمارے لیے ایک لیول پلینگ فیلڈ ہے کریٹ کی جا رہی ہے, وہ گورنمنٹ کی جانب سے بزنس کمیونٹی کو لوپ میں لیا جا رہا ہے, تو کیسا لگتا ہے یہ سچویشن, اور خاص کر جو ابھی ہمارے پاس فرسٹ کوارٹر کے نمبرز آئے ہیں اور انفلیشن کے اتنے ایویڈنٹ نمبر آئے ہیں, کیسے سمجھتے ہیں آپ, کیسے دیکھتے ہیں بینگ اے بزنس مین؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں کہ بختیاری صاحب ہمارے لیڈر ہیں, انہوں نے بھی اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا ہوگا, اور یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ دیکھیں 100 انڈیکس ابھی جو اس کی پوزیشن تھی آپ کے سامنے ہے, اور ہم تو چونکہ ایس ایم ای سیکٹر سے ریپرزینٹ کرتے ہیں, اور جو پچھلا ٹینیور تھا اس میں جو باتیں ہو رہی تھی کہ جی یہ آج ڈیفالٹ ہو رہے ہیں, کل ڈیفالٹ کر رہے ہیں, اور جو لاسٹ ٹائم اسی گورنمنٹ کا جو تسلسل تھا, پہلے 15 ماہ کی گورنمنٹ تھی, اور اس میں ہم نے کئی میٹنگز ایسی وزارت خزانہ میں کی, حالات اچھے نہیں تھے, مگر جو موجودہ کرنٹ سچویشن ہے اس پہ کافی جو ٹیم اتاری ہے پرائم منسٹر نے, اس میں وزیر خزانہ نے کافی محنت کی ہے, اور خود پرائم منسٹر جو ہے وہ کافی محنت کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی جو انفلیشن میں بھی کمی آئی ہے, اور ڈالر کا ریٹ ایک جگہ پہ رکا ہوا ہے, اور اب جو ہمارے جو ایگریمنٹس ہو رہے ہیں, ڈیلیگیشن آ رہے ہیں باہر سے, تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ کافی بہتری آئے گی, اور ہمیں ہماری جو اس وقت اکنامک جو سچویشن ہے وہ اس وقت کنٹرول میں ہے. جو ہم پہلے کہہ رہے تھے نا کہ جی ڈالر کی کوئی وہ ہم کہہ نہیں سکتے تھے کہ یہاں رکے گا, اور جو باہر سے آرڈرز تھے, ایل سیز کے ایشوز تھے, تو اب وہ تقریباً سالٹ آؤٹ ہو چکے ہیں, اور جو اشاریے مل رہے ہیں وہ بہتری کی طرف بڑھ رہے ہیں. جی اشاریہ بہتری کی طرف ہے. میں ظفر صاحب سے ہی مزید پوچھنا چاہوں گی. ظفر صاحب, آپ نے صحیح کہا کہ ایک کیوس یا ایک پینک کی سچویشن نہیں ہونی چاہیے, ملک کی اکانومی کو چلتے رہنے دینا چاہیے, اور ساتھ ساتھ ایٹ لیسٹ عوام کا سوچنا چاہیے کہ عوام کتنا زیادہ ریلیف میں ہے. تو میں چاہوں گی ایک بار پھر ہمارے ویورز کو بتانے کے لیے جو ہماری ملک کے ابھی اکانومی کے انڈیکیٹر ہیں, اور جو انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ ہماری ایل ایس ایم میں گروتھ ہے, ایس ایم ای میں گروتھ ہے, تو یقیناً آنے والے دنوں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے, کس قسم کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اپنی ڈیوٹی کرنی چاہیے. اپنے رائٹس تو ہمیں یاد ہیں, اپنی ڈیوٹی بھی یاد رکھنی چاہیے. دیکھیے یہ سب سے ہر شہری کا یہ فرض ہے, ہر بزنس مین کا یہ فرض ہے کہ وہ ملک کی بہتری کے لیے, ملک کو آگے بڑھانے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کرے. اور ہم نے تو خاص طور پر دیکھیے اسلام آباد کے اندر ہم نے خود ایک تحریک شروع کی ہے, کلین اینڈ گرین اسلام آباد موومنٹ. اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم صرف سی ڈی اے کی طرف نہ دیکھیں کہ وہ اسلام آباد کو صاف ستھرا اور گرین رکھے, یہ ہمارا بھی فرض ہے. اسی طرح سے اس ملک کے ہر شہری کا یہ بھی فرض ہے, ہر بزنس مین کا یہ فرض ہے کہ وہ ٹیکس دے. اب انفارچونیٹلی ہمارا جو ٹیکس کا نظام ہے وہ اتنا مطلب کہ اس طریقے سے بنایا گیا ہے کہ جو ٹیکس دیتا ہے, مثلا کہ جن لوگوں کے پاس اس وقت پی او ایس لگے ہوئے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہی ٹیکس ریٹیل کے اندر سب سے زیادہ ملک کی جو ٹیکس کا جو ریونیو ہے اس میں ان کا بہت بڑا رول ہے. تو سر پھر آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سر آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں ریٹیل سیکٹر کے اوپر جو ٹیکس کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے اس کا بھی پوچھتی چلوں کہ کیا لگتا ہے آپ کو کہ ریٹیل سیکٹر کو کس طریقے سے ٹیکس کرنا چاہیے؟ آلریڈی جو ٹیکس دے رہے ہیں کیا ان کا قصور ہے, یا جو نہیں دے رہے یہ ان کا قصور ہے؟ اب دیکھیے جہاں گورنمنٹ نے ایف بی آر نے پی او ایس لگائے ہیں, پوائنٹ آف سیل لگائے ہیں, وہاں پہ وہ جتنے بھی, میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ پوری ملک کی جو اس وقت اکنامک جو ریونیو کلیکشن ہے, جو سیل ٹیکس اکٹھا جتنے ملک میں پی او ایس لگے ہوئے ہیں وہ سارے جو ہیں وہ اس ملک میں کتنے ہوں گے؟ شاید 2-3 ہزار بھی نہیں ہوں گے. اور باقی پورے کا پورا جو ریٹیل سیکٹر ہے وہ 2-3 ہزار جو جہاں پی او ایس لگے ہوئے ہیں ان کا سیل ٹیکس کی کلیکشن پورے ملک کے سیل ٹیکس کی کلیکشن سے زیادہ ہوگی. لیکن اگر ایف بی آر انہی کو ٹیکس کرنا شروع کر دے گا, انہی کو پریشان کرے گا اور انہی سے مزید نچوڑنے کی کوشش کرے گا, تو میرے خیال میں جو ادارے چل رہے ہیں وہ بھی کولیپس کر جائیں گے. اور یہی جو آپ, چونکہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ پورے ملک کا جو سسٹم ہے وہ آرگنائزڈ ہو اور وہ کمپیوٹرائزڈ ہو اور پی او ایس سب پہ جو ہے وہ لاگو ہو, تو پھر یہ تبھی ہوگا کہ جہاں لگا ہوا ہے ان کا کانفیڈنس تو ان کو دے, تاکہ وہ لوگ جو ہیں وہ کہیں ہاں بھئی یہ بہت اچھا سسٹم ہے, ہم بڑے خوش ہیں. اور اگر وہ یہی کہیں گے اس سے تو ہماری پریشانیاں بڑھ گئی ہیں, تو وہ لوگ تو پھر جو جہاں نہیں لگا وہ جو بڑے ریسٹورنٹس یا بڑے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سپر مارٹس ہیں ان کے پاس تو پوس سسٹم ہے ابھی بھی,
बाकी औरों के पास नहीं है। रिटेल सेक्टर के अंदर ये एक अलग सी जो है वो मंतक है और इसको सॉर्ट आउट करना ज़रूरत इस बात की है कि गवर्नमेंट ने जो जनवरी 1 से टैक्स के हवाले से रिफॉर्म्स की बात की है, तो उस वक्त फिर मज़ीद टैक्सेस कैसे होंगे और रिटेल सेक्टर को कैसे लाया जाएगा, यकीनन इसके ऊपर भी कोई प्लान होगा, इसके ऊपर भी कोई वर्क फॉर्म होगा और वो हमारे सामने ज़रूर आएगा। मैं तारिक जदून साहब से ही पूछना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले हम एक रिपोर्ट देखते चलते हैं, वापस आते हैं, फिर प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करते हैं। स्टे ट्यून। माशी इस्तेहकाम किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए नागुज़ीर है। मौजूदा हुकूमत की मुस्बत और मौसर माशी हिकमत अमली और बेहतर पॉलिसियों के सबब मुल्क की मईशत बेहतरी के जानिब गामजन है, जिसमें हुकूमती इक़दामात, मॉनिटरी पॉलिसियों और आलमी मालियाती इदारों का ताउन नुमाया है। माशी माहिरीन के मुताबिक रवां माली साल में पाकिस्तान की शरह नमू में इजाफे की तवक्को है, जबकि महंगाई की शरह में नुमाया कमी होने का इम्कान है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक शरह नमू में इजाफे और मईशत ने तरक्की दिखाना शुरू कर दी है और आइंदा माली साल में शरह नमू में दुगना इजाफा और बतदरीज इजाफा होगा। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पर ब्लूमबर्ग की तज्जियाती रिपोर्ट के मुताबिक अगले माली साल में महंगाई में 11% कमी मुतवक्के है। IMF के नए बेल आउट प्रोग्राम से माशी शरह नमू में मजीद तेजी और इस्तेहकाम आएगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। स्टॉक एक्सचेंज किसी भी मुल्क की माशी तरक्की का पैमाना होती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि स्टॉक मार्केट की ये कामयाबी हुकूमती पॉलिसियों पर कारोबारी बरादरी और सरमायाकारों के एतमाद की अक्कास है। सरमायाकारों ने स्टॉक एक्सचेंज में तारीखी नमू को खुशाइन करार देते हुए पॉलिसियों के तसलसल और मईशत की बेहतरी के लिए इक़दामात को जारी रखने की जरूरत पर जोर दिया है। इक्तसादी माहिरीन ने स्टॉक मार्केट में तारीखी नमू और तेजी को मुल्की मईशत पर सरमायाकारों के एतमाद का मजर करार दिया। इसकी एक बड़ी वजह हुकूमत की जानिब से माशी इस्लाहात हैं, जिनसे मईशत का पहिया तेजी से चल रहा है। सनतें कायम हो रही हैं, रोजगार के मौके बढ़ रहे हैं, मुल्क में दोस्त ममालिक की जानिब से सरमायाकारी आ रही है। ज़राअत और IT के शोबों में इनकलाबी कदम उठाए जा रहे हैं। हुकूमत ने माशी इस्तेहकाम के लिए मुख्तलिफ इक़दामात किए हैं, जिनमें बेहतर टैक्स वसूली, बैरूनी सरमायाकारी को राग़ब करने के लिए नई पॉलिसियाँ शामिल हैं। इसी तरह बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से तरसीलात ज़र में भी रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की तश्कील से मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों को सहूलतें दी गई हैं, ताकि पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम बुनियादों पर उस्तवार किया जा सके। माशी माहिरीन उम्मीद रखते हैं कि इन इक़दामात की बदौलत मईशत बतदरीज मुस्तहकम होगी, जिसकी बदौलत लोगों को रोजगार के मौके मिलेंगे और इनका मयार ज़िंदगी बेहतर होगा। बिल्कुल, आपने रिपोर्ट देखी। जब मईशत चलती है या मईशत में एक तरक्की आती है तो ऑटोमेटिकली मुल्क के अंदर खुशहाली आती है। हम देखते हैं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, हमारे जो यंगस्टर्स हैं, हमारे जो एक यूथ है, उनको काम मैसर होता है, उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। और जब अपने मुल्क में अपॉर्चुनिटीज़ मैसर हों तो फिर कहीं और जाने की ज़रूरत पेश नहीं आती। ज़फ़र साहब भी मौजूद हैं, तारिक साहब भी मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात करेंगे। तारिक जदून साहब, आपसे पूछना चाहती हूँ कि एक तो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, ये कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ज़्यादा एक उसको एक्सपोज किया गया, लेकिन एक तरफ हम ये देखते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ जहां होंगी और जहां हमने इस साल के क्वार्टर का रिजल्ट देखा, अब रेमिटेंसेस के नंबर बहुत बढ़ते हुए दिखाई दिए। $3 बिलियन से ज़्यादा के रेमिटेंसेस जो है वो एक महीने के अंदर देख रहे हैं। तो हम पूरे जो साल के अगर हम तखमीना लगाएं तो तकरीबन $36 बिलियन का बन जाता है और रेमिटेंसेस जो है वो एक्सपोर्ट से भी ज़्यादा क्रॉस कर जाता है। तो क्या लगता है आपको कि किस तरीके से अपने मुल्क के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जा सकती हैं और साथ साथ जो ये जो मईशत का हम कह सकते हैं कि एक बूस्ट लग चुका है इकॉनमी को, तो इसको आगे बढ़ाने में किसी न किसी तरीके से मदद दें? देखिए जी, मैं तो ये समझता हूँ कि आपने पहले रिटेल सेक्टर की बात की थी, उसमें हमारी लास्ट वीक फिनांस मिनिस्टर से मीटिंग भी हुई है और मतलब ये चीज़ें हमने वहाँ डिस्कस भी की हैं और उन्होंने तो ये अंदिया दिया था कि इसमें कोई पैनिक वाली बात नहीं है, हम किसी के ऊपर कोई इस तरह का क्रैक डाउन करने नहीं जा रहे। एक अच्छे इन्वायरमेंट में हम टैक्स कलेक्ट करना चाहते हैं और वो लोग जो टैक्स नेट में नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको टैक्स नेट में आना चाहिए। और ये तो हम सब की ख्वाहिश है कि जो पुराने लोग हैं, आपने भी जिक्र किया कि उनके साथ मतलब मज़ीद इस तरह ज़्यादतियाँ नहीं होनी चाहिए और नए जो एरियाज़ हैं वहाँ पे जो टैक्स नेट में लोग नहीं हैं वो आ जाएं। जहाँ तक तल्लक है मईशत की बेहतरी का, तो वो तो ये चीज़ें आप सबके सामने हैं कि हमें इस वक्त जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस मुल्क को, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की ज़रूरत है। इंडस्ट्री लगेगी, इस मुल्क का पिया चलेगा।
मतलब जॉब्स भी क्रिएट होंगी। मतलब गवर्नमेंट के पास तो कोई ऐसा अलादीन का चिराग नहीं है कि वो इस तरह जॉब्स दें, तो ये प्राइवेट सेक्टर भी जो एंटरप्रेन्योर हैं वो सामने आएंगे और वो जॉब्स भी क्रिएट करेंगे और पैसा जो है मार्केट में जब सर्कुलेट Right. होगा तो जब हम उससे इंटरेस्ट रेट में कमी होते हुए देखते हैं तो ऑटोमेटिकली हम इकोनॉमिक जो एक चेंज ओवर है, या फिर हम कहते हैं ना ले बेच का जो एक कारोबार होता है, लोग अपनी ख़रीदारी करते हैं, एक बाइंग पावर क्रिएट होता है। तो क्या आप बाइंग पावर को किस तरीके से देखते हैं? अब इंटरेस्ट रेट भी 15% है, जफर साहब ने कहा 9% पे फौरी तौर पे होना चाहिए, तो गवर्नमेंट थोड़ा सा स्लोली ग्रेजुअली फाइन ट्यून करके चीज़ों को देख कर, यानी कि अग्रेसिव होकर कम नहीं कर रही, वो एक जैसे कहते हैं ना किसी बचपने में फैसला नहीं कर रहे, वो एक मैच्योरिटी के साथ सोच रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता करके चीज़ें मेस ना हो जाएं दोबारा। तो क्या ऐसा ही है, या फिर आप समझते हैं बिजनेस कम्युनिटी की डिमांड है लेट्स कम डाउन और ये और जो है वो प्रॉपरली अग्रेसिवली जो है वो कुछ मेजर्स होने चाहिए? ज़फ़र साहब खुद फेडरेशन का हिस्सा हैं, बड़े लीडर हैं फेडरेशन के। हमारी डिमांड है, इस वक्त भी हमने कम से कम 5 सेंट के ऊपर बात की हुई है कि कम होना चाहिए। अभी दिसंबर में हमें इंशाल्लाह कोई मॉनिटरिंग पॉलिसी आ रही है, तो उस पर जब उस दिन लास्ट टाइम मैं आपके प्रोग्राम में आया था तो 2.5 की कमी हुई थी, और अभी हम उम्मीद कर सकते हैं कि 5 की, मगर गवर्नमेंट का वादा है हमारे से कि जून तक इसको ग्रेजुअली हम सिंगल डिजिट पे लेके आएंगे, और इंशाल्लाह ताला ये फिनांस मिनिस्टर ने उस दिन मीटिंग में भी कहा है। तो ये चीज़ें जब देखें ना जी, अब मार्कअप, पहले तो लोग बैंकों में पैसे रख रहे थे और Fixed income में बिजनेस कमा रहे है थे नहीं था business कुछ भी, जी। और इतने बड़े बड़े सेटअप लगाए हुए हैं और जॉब्स दी हुई हैं, सैलरी के पैसे नहीं होंगे आप तो फिर मायूसी फैलेगी। तो मतलब इनका अपना बड़े अच्छे बिजनेसमैन है नामी ग्रामी पाकिस्तान में। अब इसी तरीके से हम जब रिटेल सेक्टर की बात करते हैं ना, तो उसमें यही चीज़ें सामने आती हैं कि हमें फोकस करना चाहिए कि हमने लोगों को फैसिलिटेट भी करना है और उनसे टैक्स भी कलेक्ट करना है। टैक्स वही इनकम टैक्स देना उसी ने है जिसने इनकम बढ़ानी है, तो जिसके ऊपर लागू होता है उसको आना चाहिए, मगर उसके लिए एनवायरनमेंट है। हमने गवर्नमेंट से अभी भी लास्ट टाइम अपील की है कि हमें सिंगल पेज का उर्दू में एक फॉर्म दें टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए। ये जो आपका सिस्टम है इसको ठीक करें कि लोग टैक्स फाइल करना आसान हो जाए। तो टैक्स आसान ऐप्स भी मौजूद हैं एफबीआर की जानिब से, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, फिर भी इट इज डिफिकल्ट। नहीं, अब इसमें तो Without देखिए any person you can't जो file कोई वकील के बगैर टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर सकता, और ये वाला जो तबका है ये टैक्स वो के इसमें ऊपर तो एक डिटेल प्रोग्राम रिक्वायर्ड है, इसके ऊपर तो करना पड़ेगा बिल्कुल। जी ऐसा ही है। टैक्स को जो है ना, जब आप कलेक्ट करेंगे आप आसान फॉर्म सामने लाएं, लोग अपनी खुद असेसमेंट करें और ख़ुद जाके बैंक में पैसे जमा करें। जब आप मिडल का रोल ख़त्म करेंगे तो उससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा। मिडल मैन का रोल ख़त्म होना चाहिए। गुफ्तगू जारी है। मैं ज़फ़र साहब से एक सवाल पूछते चलूँ, फिर हम ब्रेक की जानिब चलेंगे। ज़फ़र साहब, टैक्स के हवाले से मिडल मैन का रोल जैसे इन्होंने कहा ख़त्म होना चाहिए। टैक्स हर इंडिविजुअल पे लागू होता है और हर बीइंग अ पाकिस्तानी सिटीज़न ऑफ पाकिस्तानी आपको टैक्स देना लाजिम है, आपको अपनी ड्यूटी भी याद रखना चाहिए। कोई कहता है ना कि हमने टैक्स हम देते हैं टैक्स का पैसा, तो पता चलता है वो टैक्स ही नहीं देते। बिल्कुल 0.2% लोग हैं जो टैक्स देते हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि ज़फ़र साहब, एक बैंक अकाउंट्स जो हैं वो सब पाकिस्तानी के पास हैं, सबके बैंक के अंदर पैसे होते हैं, सब ट्रांजैक्शंस करते हैं। क्या ही अच्छा हो कि बैंक के थ्रू, जैसे कि हम इंटरनेशनली सिस्टम देखते हैं कि वहाँ से कनेक्टिविटी होती है और वहाँ से जो है वो टैक्स के हवाले से सारी आपकी जो है वो चीज़ें सामने आती हैं। तो हमारे पास हम क्यों लिंकअप नहीं कर सकते ये चीज़ों को? अकाउंट तो खुल जाता है आराम से, इंटरनेशनल अकाउंट्स भी खुल जाते हैं, डॉलर अकाउंट भी खुल जाता है, टैक्सेस के हवाले से क्यों इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती? देखिए, जब तक आप जो हमारी जो क्रक्स ऑफ दी मैटर है ना, जब तक उसको सही नहीं करेंगे, सीधा नहीं करेंगे ना, तो पाकिस्तान में रेवेन्यू कलेक्शन जो है उसमें उस तरीके से इजाफा नहीं होगा। देखिए, असल ख़राबी क्या है? असल ख़राबी ये है कि लोग ज़कात तो देते हैं, खैरात भी करते हैं जी। पाकिस्तान के लिए टैक्स क्यों नहीं देते? डरते हैं, खौफ ज़दा है। जब अल्लाह मियाँ के लिए, अल्लाह के लिए, अगले जहान के लिए लोग खैरात भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो ये जो मुल्क है, हमारा मुल्क है ना, इसमें लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। लोग खुशी खुशी इस मुल्क की बनाने के लिए, संवारने के लिए, हर बिजनेसमैन इसमें कंट्रीब्यूट करने के लिए आगे से बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेने के लिए तैयार है। लेकिन वो ये समझता है कि अगर मैं एक दफ़ा इस दलदल में फंस गया तो फिर मैं धंसता चला जाऊंगा। और ये कॉन्सेप्ट दुरुस्त तो करने ये की जब ज़रूरत तक है। हम इस अपने इस लोगों के माइंडसेट को चेंज नहीं करेंगे, पाकिस्तान एक अजीम मुल्क नहीं बन सकता। दुनिया में वही मुल्क अजीम बने हैं, वही मुल्क खुशहाल हुए हैं, उन्हीं मुल्कों ने तारीख के अंदर अपने नकूश छोड़े हैं जिन्होंने अपने इस सिस्टम को, जो अवामी सिस्टम है,
आवाम को उसमें शामिल नहीं किया, जब तक लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ये पाकिस्तान एक मजबूत पाकिस्तान नहीं बनेगा, तो अवाम एक को भी यूनिटेड, एक बिल्कुल मुत्तहिद पाकिस्तान नहीं बिल्कुल बनेगा। सर, अवाम को भी चाहिए कि टैक्सेस के हवाले से एक हम कह सकते हैं ना कि सामने आए, अपना अपना टैक्स की जो ड्यूटी है उसको फुलफिल करें, पूरा करें। खालिद तवाब साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनको वेलकम करेंगे। आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी वार्म वेलकम सर। क्या कहेंगे, थोड़ा सा एक ये वीक का आगाज़ होता है बड़े ही पॉजिटिव नोट के साथ, लेकिन कुछ एक हम कह सकते हैं पॉलिटिकल केओस भी बर्पा करने की कोशिश की जा रही है, थोड़ी सी एक नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश की जा रही है, बावजूद इसके कि इकोनॉमी के इतने ज़बरदस्त इंडिकेटर हमारे पास मौजूद हैं, चाहे हम इन्फ्लेशन की सूरत में देखें या पॉलिसी रेट की सूरत में, चाहे हम IPP से निगोसिएशन की सूरत में देखें, या हम विंटर पैकेज की सूरत में देखें, या हम थोड़ा सा अगर एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ के नंबर्स देखें, यानी कि हमारे पास ऑल इन ऑल अक्रॉस द बोर्ड हमारे पास एक अच्छी चीज़ें मौजूद हैं। तो खालिद तवाब साहब, आप क्या समझते हैं ये जो व्हील है इकोनॉमी का, ये कितनी तेज़ी से स्विंग कर रहा है, और इसको रोकना जो है वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, इसको चलते देना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर होगा आवाम के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि इकोनॉमी का व्हील जो है वो चलना चाहिए। और अब एक ज़माना वो था जब जंगें जो हैं वो हथियारों से लड़ी जाती थी। अब जो जंगें हैं सारी मुल्कों में वो इकोनॉमिकली लड़ी जाती हैं। जितना आप जो मुल्क इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होगा, उसकी मुल्क की सिक्योरिटी जो है वो इसी तयन करेगी कि आप जो हैं वो इकोनॉमिकली कितने स्ट्रॉन्ग है। जहाँ तक आपने ये कहा कि हमारे पास इन्फ्लेशन जो है वो डेफिनेटली कम हुआ है, और उससे हमारा इंटरेस्ट रेट जो है वो भी कम आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो इकोनॉमी का पहिया है, आज भी एक आम आदमी को फायदा जो है वो अभी तक नहीं पहुंचा। IPP के मसले में हमें सारी एश्योरेंस दी गई, इस हद तक और दी गई है कि आर्मी चीफ साहब ने अब ये कहा कि बाय मार्च और अप्रैल ये रेट कम हो जाएंगे। फाइनेंस मिनिस्टर साहब भी मीटिंग में मौजूद थे। ये चीज़ें वो हैं जो इंडस्ट्री के हवाले से बज़ाहिर चीज़ें अच्छी नज़र आ रही हैं, लेकिन जो इक़दाम आपने मार्च या अप्रैल में उठाना है, मैं ही समझता हूँ IPP वी आर इन सारी जो इंडस्ट्री है वो इस वक्त ICU में है, और अगर फौरी तौर पर इसको रेट आप कम न किया IPP के अंदर, तो ये आहिस्ता आहिस्ता इंडस्ट्री बैठती जा रही है। काफ़ी इंडस्ट्रियाँ बंद हो गई हैं, और बंद होने के बाद एक इंडस्ट्री को दोबारा चलाना, दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब। हमारी जो इस वक्त इकोनॉमिक इंडिकेटर हैं, अगर आज फर्दर अगर इसमें इंडस्ट्री जो है वो एड हो जाए, उसका रोल प्ले करना शुरू कर दे, तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है वो दोबारा उसी तरक्की पर मंजर हो जाएगा जिस तरह हम 70s में, अर्ली 70s में थे, जब लोग हमारी तरक्की का राज, चाहे वो साउथ कोरिया हो, हमारा 10 ईयर प्लान, चाहे वो सिंगापुर हो, वो देखने आया करते थे कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, उससे क्या 10 ईयर प्लान दिया। अगर आज हम उन पे इंडस्ट्री को चला लें तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उस रास्ते पे आ जाएंगे। देखिए, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर पे तो अच्छा रोल अदा कर रहा है। आज हमारी चावल की जो बरामदात है वो 4 बिलियन क्रॉस कर गई है। आज हमारी रेमिटेंसेस जो है उनमें बड़ा अच्छा इजाफा हो रहा है। तो ये तमाम इंडिकेटर्स हैं जिसमें मुल्क तरक्की करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन हमारी इंडस्ट्री जो है वो इस वक्त बड़ी सफर कर रही है। गवर्नमेंट अगर इस तरफ तवज्जो दे ले तो चीजें बड़ी आसान हो जाएंगी। दूसरा मैं आपको ये इंडस्ट्रीज भी के ऊपर बताना भी चाहता सवाल होगा सर, इंडस्ट्रीज के ऊपर भी बात करेंगे और ये गुफ्तगू जारी रहेगी। आप हमारे साथ मौजूद रहें। एक ब्रेक की वेलकम बैक। ब्रेक से पहले बात हो रही थी खालिद तवाब साहब से भी, और हमारे साथ जफर साहब भी मौजूद हैं, तारिक जदून साहब भी मौजूद हैं। मजीद भी गुफ्तगू करेंगे और साथ साथ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के हवाले से भी बात हो रही है। कमोडिटी अपडेट्स हमारे पास मौजूद हैं, लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस। ये कमोडिटी अपडेट्स आज की मार्केट में इंटरनेशनली और लोकली क्या मौजूद हैं। हमारे पास गोल्ड की पर तोला प्राइस 2,74,133 रुपीज़ आज की लोकल मार्केट में देखी गई, जबकि गोल्ड पर 10 ग्राम 2,35,274 रुपीज़ की आज लोकल मार्केट में 10 ग्राम्स के रेट देखे गए। इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर आउंस $2,633.04 आज इंटरनेशनली, जबकि ऑयल के पैसे आज आप देख सकते हैं, ऑयल WTI पर बैरल इन द रेट ऑफ $68.02 देखे गए। ये एक डाउन साइड पे मूव है ऑयल की, जबकि ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $71.85 देखे गए। ऑयल इंटरनेशनली डाउनवर्ड ट्रेंड शो कर रहा है, जबकि अरब लाइट भी डाउनवर्ड ट्रेंड शो कर रहा है। सऊदी अरब में भी थोड़ा सा हमने देखा कि सप्लाई डिमांड के हवाले से काफ़ी रेट कट की जो एक न्यूज़ है वो दिखाई दे रही है फ्लोट होते हुए। तो इंटरनेशनली ऑयल प्राइसेस के हवाले से एक गुड न्यूज़ है, जिसकी वजह से हमारी इन्फ्लेशन मज़ीद डाउनवर्ड जो है वो ट्रेंड शो कर सकती है, और साथ साथ हमारा जो इम्पोर्ट बिल है वो भी कम हो सकता है। मैं खालिद तवाब साहब से ही पूछना चाहूँगी मज़ीद। खालिद साहब, एक तो मैं इंटरनेशनली जो एक ऑयल
प्राइस हैं इनको कैसे देखते हैं आप, जो एक गिरावट देखी जा रही है, या फिर हम कह सकते हैं कि लोकल मार्केट पे इसका इन्फ्लुएंस कब आएगा? और दूसरा ये कि जो लोकली हमारी इन्फ्लेशन है उसको आप कैसे देखते हैं, और थोड़ा इकोनॉमी की जो हम अब इस कंडीशन को देख रहे हैं, इसमें जो डेली बेसिस के रिफॉर्म्स और इसके बाद जो ये इन्फ्लेशन का एक आउटपुट आएगा, तो ये पूरा साल भी हम सम अप करें, दिसंबर ही एनुअल ईयर चल रहा है, और इस साल को थोड़ा सा हम रेट करें तो लास्ट ईयर से कितना बेहतर है ये? देखिए, डेफिनेटली इन्फ्लेशन तो हमने बड़ा अच्छा कंट्रोल किया है, और 36% से नीचे आके अब जो इस महीने की फिगर आ रही है वो तकरीबन 4.69% आ रही है, विच इज रियली वेरी वेरी पॉजिटिव साइन। और इस इन्फ्लेशन कम होने से न सिर्फ एक आम आदमी को बड़ा फर्क पड़ता है, बल्कि आप ये देखिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, क्योंकि इससे आपका इंटरेस्ट जो रेट है वो नीचे आ रहा है। जब इंटरेस्ट रेट नीचे आता है तो सबसे बड़ा बोरोवर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान होता है, तो उसके डेफिसिट में बड़ा फर्क आएगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक दो चीज़ों की अगर बात करते चलूँ, हमें सबसे बड़ा जो काम है, हमें इस वक्त पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए मुल्क के अंदर। ये मुल्क जो है रोजाना के बहरान जो है वो नहीं देख सकता। अगर इस मुल्क में तरक्की करनी है, एक दिन की स्ट्राइक होती है, हमें अरबों रुपए का नुकसान होता है, और ये तमाम लीडरों को समझना चाहिए। अब मैंने सुना है कोई नई सिलसिला शुरू हो रहा है सिविल डिसोबीडियंस का, मैं समझता हूँ ये बड़ा खराब होगा। लोग हम अभी एक चीज पे चलते नहीं माशी तरक्की की तरफ, कि हमें नई नई जो चीजें नजर आती रहती हैं। मैं समझता हूँ इसके लिए प्राइम मिनिस्टर साहब भी इनिशिएटिव लें, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएं इररिस्पेक्टिव, और कोशिश करें कि शामिल हो, और कोई भी ऐसी स्कीम जो है वो जो है धरना हो या इसकी सिविल डिसोबीडियंस हो, ये किस्म को आप डिस्करेज करें, और मुल्क को नुकसान, मैं सबसे अपील करूंगा ऑपोजिशन से कि मुल्क को नुकसान ना पहुंचाए, इससे मुल्क को नुकसान होता है सबसे बड़ा। बिल्कुल आपने सही फरमाया। मैं ज़फ़र साहब से ये पूछना चाहूँगी, ज़फ़र साहब, यही जो एक्ट हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा एक क्योस फैलाने की कोशिश की जाए या प्रोटेस्ट करने की कोशिश की जाती है, इसकी वजह से बड़ा एक इश्यूज़ होते हैं डेली। जो रिटेल का आपने कहा, जैसे कि कारोबार को बहुत नुकसान होता है, और ख़ासकर जो स्कूल्स हैं, ऑफिसेज़ हैं, इसमें सब डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, तो इसके बारे में भी कुछ बताएं। और दूसरा ये कि जो इंटरनेशनली हमारे पास इन्फ्लेशन में कमी एक तो हमारे मुल्क में भी हो रही है, ऊपर से एज ब्लेसिंग इंटरनेशनल ऑयल भी कम हो रहे हैं, आपने कमोडिटी रेट्स देखे, तो कैसा लगता है ये? देखिए, हमारे साथ इस वक्त कराची से खालिद तवाब साहब मौजूद हैं। ये पूरे सिंध के हमारे जो UBG है उसके सदर हैं, और पूरे सिंध की जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और चूँकि ये इनका कराचीआइट है, इनको कराची का बड़ा पता है। आपको पता है कि एक वक्त था कि कराची में जो एक शख्स था वो कहता था दुकानें बंद कर दो, और वाकई पूरा कराची शट डाउन हो जाता था। और आप देखें कि वो पूरे का पूरा जो दौर था, हाँ। उस दौर के अंदर जो पाकिस्तान की इकॉनमी थी और उस पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से इंतहाई दगरगू रही। अब जब हम एक ऐसे उस सिस्टम से बाहर आए हैं, कराची पुरसकून हुआ है, कराची के अंदर जो पॉलिटिकल जो अनरेस्ट था वो ख़त्म हुआ है, पॉलिटिकली स्टेबिलिटी आई कराची के अंदर, तो पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो उसने सीधे रास्ते पे चलना शुरू कर दिया। अब अगर फिर पाकिस्तान के अंदर किसी भी शख्स ने पाकिस्तान के इस चलते हुए निज़ाम के अंदर रुकावट पैदा करने की कोशिश की, इसको अनस्टेबल करने की कोशिश की, तो यकीनन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की मईशत पर इसके तबाहकुन असरात मरतब होंगे। और पिछले एक साल के अंदर जो पॉजिटिविटी पाकिस्तान की इकॉनमी में आई है, और पूरी दुनिया का जो ट्रस्ट है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के ऊपर बहाल हुआ है, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान आइंदा चंद माह के अंदर एक इंटरनेशनलाइज कंट्री होने जा रहा है। पाकिस्तान अभी तक एक जकड़ा हुआ था बिल्कुल, इसकी जो ना तो इसके PIA दुनिया में जा रही थी, ना बाहर की जो इंटरनेशनल एयरलाइंस है वो पाकिस्तान आ रही थी, ना कोई विजिटर आ रहा था, ना कोई टूरिज्म थी। लेकिन अभी यूँ लगता है कि यूरोपियन यूनियन ने और यूरोपियन ममालिक के जो एयरलाइंस है उन्होंने पाकिस्तान की तरफ फ्लाई करने का फ़ैसला कर लिया है, और इस एक इक़दाम की वजह से पाकिस्तान के ऊपर उनका कॉन्फिडेंस लगता है बहाल हो गया है। और PIA जो है, इसको भी अगर इसकी इंटरनेशनल यूरोप के अंदर फ़्लाइट शुरू हो जाएंगी लंदन के लिए, तो ये जो ट्रैफिक होगी, ये जो टूरिज़म होगी, इसके अंदर पाकिस्तान की इकॉनमी के अंदर एक बहुत बड़ा बूस्ट आएगा। लेकिन अगर हमने इसको डिसरप्ट करने की कोशिश की इस मौके पर, और हमने कोई ऐसी मुल्क के अंदर जो सड़कों पर आकर
अपने जो है ना अपना जो मुद्दा है उसको बयान करने की कोशिश की, तो उससे मैं समझता हूँ कि मुल्क की इकानमी पर इसके बहुत बुरे असरात मरतब होंगे। और वो जो कॉन्फिडेंस हमने पिछले 1 साल के अंदर इस मुल्क के ऊपर और पाकिस्तान की इकानमी के ऊपर बिल्कुल, इंटरनेशनल जो हमने हासिल किया है उसको हम फिर वापस ले चले। इंटरनेशनल कम्युनिटी का कॉन्फिडेंस बिल्कुल बहाल हो चुका है। हम एफडीआई के थ्रू भी देख सकते हैं, एक रशिया है जिससे हमारे मुआहदे चल रहे हैं, इवन जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं उनसे हमारी B2B बिजनेसेस की बात हो रही है। मैं तारिक जदून साहब आपसे ही पूछना चाहूँगी कि एग्जैक्टली जो खालिद तवाब साहब हैं और ज़फ़र साहब हैं, इनका भी कॉमेंट यही है, कहना कि जो कॉन्फिडेंस है इंटरनेशनली वो बढ़ चुका है। एक वक्त था कि पाकिस्तान बिल्कुल आइसोलेटेड था, अब बहुत ज़्यादा हमारे पास बैक टू बैक हम विजिट्स देखते हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी भी आती है और हमारी जो पॉलिटिकल कम्युनिटी है वो भी जाती है इंटरनेशनली विजिट्स पे। तो कैसा लगता है ये, और फिर इसको फजूल का मैस करना या इसको नेगेटिविटी फैलाना, ये एक जो है वो शरपसंद नासिर को नहीं करना चाहिए? मैं तो ये समझता हूँ कि जी जो लोग इस वक्त जो है ना ये सिविल नाफरमानी की बातें कर रहे हैं वो बिल्कुल हमें नहीं सूट करती, और ये मुल्क हमारा है, हमने इस मुल्क को संवारना है। गवर्नमेंट अपनी पूरी कोशिश कर रही है, इंटरनेशनल डेलीगेशन आ रहे हैं। मैंने खुद अपने प्रेसिडेंट के साथ, आतिफ इकराम शेख के साथ, बेलारूस का डेलीगेशन आया और हमने पूरा यहाँ पे उस दिन विज़िट किया सरीना में और मैरियट में, उनके साथ MOU साइन किए। मैं उस क़यादत को भी खराज तहसीन पेश करूँगा कि उन हालात में भी उनको होस्ट किया। और हमारे जो ये इसके पीछे आपने रशिया का जिक्र किया, ये जो बेलारूस आया है, ये पूरे हमारे वो एग्रीमेंट्स हैं जो थ्रू बेलारूस आए थे, और उनकी बिहाइंड पे मैं समझता हूँ कि रशिया उसको सपोर्ट कर रहा है। यहाँ एक बात कहना ज़रूरी है कि पाकिस्तान तो आइसोलेटेड तो कभी भी नहीं था, हमारी जो बिजनेस कम्युनिटी है वो हमेशा से एक मिंगल रही है, और यही अब हम कह सकते हैं क्रेडिट हमारी पॉलिटिकल जो क़यादत है उनको भी जाता है कि अब उन्होंने वाकई ऐसा एक हम कह सकते हैं एनवायरनमेंट क्रिएट किया कि पाकिस्तान में फर्दर बिजनेसेस जो है वो आना शुरू हो गए। जी सर। जी ऐसा ही है। देखिए ना, अब हम अगर इसमें रखना डालेंगे जी तो फिर हम आप कोई मुबे वतन तो ना हुए ना। मतलब हमें, मैंने शुरू में बात की कि हम डिफ़ॉल्ट की तरफ बढ़ रहे थे, जी वहाँ से हमने संभाला है अपने आप को, और आज हमारी इकानमी अपने पाँव पे खड़ी है और हम लोग कॉन्फिडेंट है। बिजनेसमैन इस वक्त कॉन्फिडेंट है और गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं। इसी एनवायरनमेंट में हमें आगे बढ़ना है। जी बिल्कुल, इसी इन्वायरमेंट में आगे बढ़ना है। अभी हम करेंसी अपडेट्स देखते चलते हैं, हमारे पास क्या मौजूद हैं, फिर मैं खालिद तवाब साहब से ही पूछूंगी। लेट्स हैव अ लुक ऑन करेंसी अपडेट्स ऑन स्क्रीन। करेंसी में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 292.71 के लेवल पर, जबकि सेलिंग वाज 293.24। यूके पाउंड बाइंग रही 353.46, सेलिंग वाज 354.1। यूएस डॉलर बाइंग रही 277.9, सेलिंग वाज 278.4। एंड चाइनीज युआन बाइंग रही 38.27, सेलिंग वाज 38.34। आज की मार्केट में आप देख सकते हैं डॉलर के प्राइसेस जो है वो रुपी के अगेंस्ट थोड़ा सा जो हम कह सकते हैं डाउनवर्ड ट्रेंड शो कर रहे हैं, तो रुपी की अप्रिसिएशन इट्स अ गुड साइन। करेंसी रेट्स में सऊदी रियाल सबसे पहले बाइंग रही 73.95, सेलिंग वाज 74.08। यूएई दिरहम बाइंग एट 76.16, सेलिंग वाज 76.3। ओमानी रियाल बाइंग रही 721.84, सेलिंग वाज 723.68। एंड लास्टली कुवैती दिनार बाइंग रही 904.03, सेलिंग वाज 905.66। आज के करेंसी रेट्स में आप देख रहे हैं जीसीसी करेंसी अपडेट्स भी देखिए आपने, और हमारे पास रुपी की जो एक स्ट्रेंथन पोजीशन है वो डेली बेसिस पे दिखाई दे रही है। मैं खालिद तवाब साहब से पूछूंगी, खालिद साहब जो अब एक रिवाइवल चल रहा है या LSM की ग्रोथ की बात हो रही है, और ख़ासकर जो IPPs के हवाले से जो 2 फार्मूलाज दिए गए हैं कि आप किसी तरीके से शिफ्ट ओवर करें, और जो विंटर पैकेज अनाउंस किया गया है, इन तमाम चीज़ों में आप इंडस्ट्रीज़ को कितना विन विन सिचुएशन में देखते हैं कि वो अब अपनी परफॉर्मेंस को कैसे देखेंगी, या वो अपनी जो एक कंपेटिटिवनेस है इसको कैसे बहाल करेंगी इन द रीजन? मैं इससे पहले 1-2 बातें करना चाहूँगा। अभी आपने बात करी इंटरनेशनल की कॉन्फिडेंस की। देखिए, जब एक दफ़ा पहले धरने का जब सिलसिला चल रहा था तो हमारे यहाँ चाइनीज प्रीमियर आने वाले थे और उन्होंने अपना प्रोग्राम पोस्टपोन किया। अभी कुछ अर्से पहले जो एक धरना इस्लामाबाद में हुआ, एक इथियोपिया का डेलीगेशन आया हुआ था जिसमें तकरीबन कोई 16 आदमी थे, और जब वो इस्लामाबाद में लैंड किया तो उनको इस्लामाबाद में रोक लिया गया बिकॉज ऑफ दिस ऑल अनसर्टेनिटी इस्लामाबाद। और रात इनकी फ्लाइट 6 बजे की शाम की पहुंची हुई, रात 12 बजे इनको स्पेशल हेलीकॉप्टर से कुछ लोगों को वापस इस्लामाबाद में बुला ले लिया गया सरीना होटल में, और कुछ लोग इनमें से 4 मिनिस्टर, सिटिंग मिनिस्टर, वो वापस दुबई की फ्लाइट मिली और पाकिस्तान से वापस चले गए। तो इस किस्म के धरनों से
या सिविल लाफरमानी से एक बड़ा खराब मैसेज जाता है। मैं समझता हूँ जफर बख्तावरी साहब ने जो चीजें मेंशन की हैं ये बहुत ज्यादा सॉलिड है और ये चीज सोचनी चाहिए। ये न सिर्फ हुकूमत का काम नहीं है, ये ऑपोजिशन को, दूसरी पार्टीज को भी सोचना चाहिए कि इन चीजों से मुल्क को क्या नुकसान हो रहा है। शायद आपकी पॉपुलैरिटी बड़ी अच्छी हो, सब कुछ हो, लेकिन जहाँ मुल्क को नुकसान हो वहाँ हमें इन चीजों में एहतियात करनी चाहिए। अब आपने बात करी IPPs की, देखिए विंटर पैकेज, मैं समझता हूँ IPPs के बारे में जो एक आम तासुर है या जिस तरह से लूटमारी हुई भी है, जिस तरह से प्राइजेस रिवाइज होने चाहिए वो अभी तक नहीं हुए। मैंने आपसे पहले भी कहा कि हाँ वी आर इंडस्ट्री इज इन ICU। जब तक आप इसका सही रास्ता नहीं निकालेंगे, और नॉर्थ स्टैंड का वादा किया हुआ है हुकूमत ने भी, सब ने, इसको नॉर्थ स्टैंड पे जल्द अज जल्द ले आया जाए। मुझे ये इस बात का यकीन है कि गवर्नमेंट काम करिए, इंडस्ट्रीज को भी रिलीफ चाहिए और इंडस्ट्रियलिस्ट भी चाहते हैं कि वो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें। वेल सो मच खालिद तवाब साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। जफर साहब आपने भी प्रोग्राम में ज्वाइन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। तारिक जदून साहब आप भी तशरीफ़ लाए, आज के दिन डिटेल डिस्कशन हुई और साथ साथ IPPs के हवाले से यकीनन तमाम जो गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स हैं वो इस बात पे ही जो हम कह सकते हैं कि काफ़ी कोशिशों में लगे हैं कि आने वाले दिनों में ख़ासकर बिजली की टैरिफ यानी कि यूटिलिटीज़ इंडस्ट्रीज़ के लिए सस्ती हो और किसी न किसी तरीके से हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो। यही कोशिशें हैं और यही हमारी दुआ है। दैट्स इट। इसी नोट पर प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं।